हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। इस क्लास में मैं आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से सुनना। जैसे कि आपकी एग्जाम है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है मैं वही आपको बता दूं। ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं, दोनों तरीके के। जैसे जो बच्चों को नॉर्मली डाउट होता है, सर एक जब बिटवीन वाला आ जाता है तब कैसे करते हैं, फिर एक लेस देन वाला आ जाता है तब कैसे करते हैं, लेस देन या ग्रेटर देन वाला। और सर जब है ना उल्टा देखना होता है, यानी कि जेड की वैल्यू दिया होता है और टेबल में वैल्यूज को चेक करना होता है, तब कैसे करते हैं। यानी तीन के तीन जो डाउट है वो तीन के तीनों डाउट में इस क्वेश्चन में करवा दूंगा आपको, मतलब ये जो क्लास होने वाली है। इसके अलावा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाजू में लिखा है प्रमाण वितरण, वो वाला प्लेलिस्ट ऑन करना। चैप्टर नंबर 3 मैंने क्लियरली मेंशन किया है, वो वाला प्लेलिस्ट ऑन करना। उसमें आपको क्वेश्चंस के नंबर दिख जाएंगे। मैंने वहां पे क्लियरली क्वेश्चन नंबर लिखा, जैसे 1 2 3 जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है वो क्वेश्चन आप फटाफट ऑन करके देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये वाला स्टार्ट करते हैं और इसमें बताते जाऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन अ सिटी, ध्यान से सुनना, इन a city daily sale of petrol at a petrol pump follows normal distribution। ये क्वेश्चन में ऐसा क्लियरली मेंशन होता है कि जो आपका क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। एंड इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशंस आर, देखो क्लियरली मेंशन है मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन कितना है 33,000 है, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कितना 3,000 है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व भी करवाते जाता हूँ, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे सॉल्व करना होता है। ध्यान से देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मीन को डिनोट करते हैं हम लोग म्यू से, और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो मीन कितना है आपका, मीन है 33,000। तो यहाँ पे हमने लिखने मीन इज इक्वल टू 33,000 और सिग्मा इज इक्वल टू 3,000। ये पहला काम हो जाता है। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन में लिखा है, ऑब्टेन द परसेंटेज ऑफ डेज, ध्यान से सुनना, परसेंटेज ऑफ डेज ऑफ अ मंथ ड्यूरिंग विच द डेली सेल्स ऑफ पेट्रोल इज लेस देन 30,000 लीटर। अब यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन में पूछ लिया है कि लेस देन 30,000 वाला सॉल्व करके आपको बताना है। एक बात याद रखना है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से लिख लिया करो कि क्या पूछा है, लेस देन पूछा। तो लेस देन कितना पूछा, 30,000 पूछा है, और आंसर जो पूछा है वो परसेंटेज में पूछा है। तो बाद में जो हमारा आंसर आएगा उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अभी पहले जो मेन फोकस है वो आपका इस पे होना चाहिए कि यहाँ पे लेस देन वर्ड यूज किया हुआ है। तो लेस देन को कैसे लिखते हैं वो समझो। पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक्स में। किसमें कन्वर्ट करते हैं, एक्स में। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन है। लेस देन का मतलब क्या होगा, ऐसे याद रखना है। लेस देन का मतलब ये है कि ये 30,000 ज्यादा है, उससे बाकी कम है। तो जो हमारा एक्स है वो 30,000 से कम है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, एक्स लेस देन 30,000। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, जेड में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, जेड में, क्योंकि मैंने बताया था कि एक्स को हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, जेड में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और जेड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। क्या होता है, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू है 30,000, म्यू की वैल्यू है 33,000 और सिग्मा की वैल्यू है 3,000। तो जब इसको सॉल्व करोगे 30 में से -33, तो ये हो जाएगा -3,000 डिवाइडेड बाई 3,000। ये कट करोगे तो ये आ जाएगा -1। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि जो z का आंसर आया वो क्या आ गया है, -1 आ गया है। अब इसको कैसे लिखोगे, मैंने कहा ना x को z में कन्वर्ट करना होता, तो x की जगह पे z कर दो, और जो x की वैल्यू थी उसकी जगह पे z की वैल्यू। तो उसकी जगह पे z की वैल्यू मतलब हो जाएगा z लेस देन इक्वल टू -1। क्या हो जाएगा, z लेस देन इक्वल टू -1। ये आपका पहला काम कंप्लीट। क्लियर है। इसके बाद जो आपका अगला काम होता है वो ये होता है कि आपको बनाना होता है ऐसा बेल शेप कर्व। अब ये बेल शेप कर्व का जो खेल है उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे z इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिखोगे प्लस इनफाइनाइट। क्लियर है। अब क्वेश्चन में पूछा, देखो मैं आपको बताते जाऊंगा जैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले तो लेस देन लिखा है, तो लेस देन लिखा तो मैंने कहा था किस तरफ जाना होता है, हमें जाना होता है माइनस की तरफ। ध्यान से सुनना, हमें किस तरफ जाना होता है, माइनस की तरफ जाना होता है। माइनस की साइड इस साइड है, हमें मतलब इधर जाना है। फिर मैंने कहा था कि दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि जाना कहां से है, तो जाना कहां से है, तो जाना है -1 से। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में बोला है कि z की वैल्यू लेस देन -1 है, यानी शुरू कहां से करना होगा, शुरू करना होगा -1 से। z लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, यानी शुरू कहां से करना है, शुरू करना है -1 से, यहां से स्टार्ट करना है।
अब तुम्हें ये देखना होगा कि ये जो -1 है वो किस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा, मैं इसको थोड़ा सा और कलरफुल कर देता, इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, ये सवाल होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला साइड होता है प्लस, मैंने क्लियरली मेंशन किया था, ये साइड होता है प्लस और ये साइड होता है माइनस। तो अपना जो -1 है वो इस साइड बनेगा। तो मैं लाइन यहां पे ही ड्रॉ कर देता हूं कि यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। और क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है लेस देन, क्वेश्चन में क्या मेंशन है, लेस देन। लेस देन का मतलब किधर जाना है, माइनस की तरफ ही जाना है, मतलब कुछ ऐसे जाना है। क्लियर हुआ इतना? ये हो गया आपका जो ग्राफ होता है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेल से कर्व है वो ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने। इसके बाद मैंने कहा था कि जब वन साइडेड बनता है, ये कैसा वन साइडेड है कि नहीं, मैं यहाँ पे ऊपर लिख भी देता हूं जिससे याद रहेगा आपको, ये क्या है, वन साइडेड है। तो अगर वन साइडेड है तो मैंने कहा था ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करना होता है। अब बोलोगे सर इसमें ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, तो इसके लिए भी फिर से मैं कलर चेंज करता हूं। यहां से लेके ये जो 0 तक है ये क्या है, ग्रेटर वैल्यू है। मैंने बताया था ना ये एक अपने पास स्टिक है जिसकी एक मेजरमेंट है जो पता है हमें 0.5 होने वाला है, राइट। तो ये पूरे मेजरमेंट पता है, तो मैंने कहा पहले पूरा वाला यानी लार्जर वैल्यू लिख दो। तो शुरू कहां से करना था, मैंने कहा था ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड से लिखोगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से लिखने का मतलब ये हुआ कि आप यहां से लिखना शुरू करोगे, यानी माइनस इनफाइनाइट लेस देन जेड, और कहां पे जाके रुकना है 0 पे। एक बात याद रखना है कि जब भी माइनस से शुरू करोगे तो यहाँ पे नीचे इक्वल का साइन नहीं लगाना होगा, राइट। जब भी माइनस से शुरू करो, प्लस वाले में लगाना था लेकिन माइनस वाले में नहीं। तो माइनस इनफाइनाइट लेस देन जेड लेस देन इक्वल टू 0, ये हो गया आपकी ग्रेटर वैल्यू या लार्जर वैल्यू। फिर मैंने कहा था आपकी स्मॉलर वैल्यू माइनस करनी है। अब स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, तो स्मॉलर वैल्यू है आपका 1 से लेके 0 तक। कौन सी है, 1 से लेके 0 तक। तो लिखेंगे -1 लेस देन जेड लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपकी ग्रेटर वैल्यू, ये हो गई आपकी स्मॉलर वैल्यू। क्लियर हुआ इतना? सबसे मेन क्या होता है, ये लिखना समझना होगा। याद रखना जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है वो एग्जैक्टली हमें नहीं मिलने वाला, इसी वजह से ग्रेटर में से स्मॉलर वैल्यू हम लोगों ने माइनस किया। तो जब हम माइनस करेंगे तो जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो सॉल्यूशन आएगा पी ऑफ z लेस देन -1 आएगा। पर हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखाते हो तो इसका मतलब यह कि आपको बहुत बेटर आता है, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम इतना ज्यादा खुश नहीं करते, अपना काम कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी जो वैल्यू थी वो फिक्स होती है। फिक्स कितना होता है, 0.5, याद रखना है। वन साइड की वैल्यू फिक्स होती है 0.5। अब ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पे चेक करोगे तो ये -1 है। तो -1 का देखो कैसे देखते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट। हाँ, पेज नंबर 216, ये देखो, 1 की वैल्यू चेक करना था। तो 1 की वैल्यू को कैसे चेक करोगे, 1 की वैल्यू को जो है वो हमें चेक करना होता है 0 में, यानी कि 1 के बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ था ना। अगर मान लो 1.25 लिखा होता तो मैं 1.2 में चेक करता, और 1.25 तो है ही नहीं, तो 1.2 के मैं 5 में चेक करता। तो इस तरीके से हमें चेक करना होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी जैसा लिखा उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा है तो इसका मतलब 1 के 0 में चेक करना है। तो 1 के 0 में चेक करोगे तो होगा 3.3413, राइट। क्या हो जाएगा, 0.3413। अब 5 में से 0.3413 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.1587। क्या आ जाएगा, 0.1587। ये तो आ गया प्रोबेबिलिटी। बट क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था परसेंटेज। एक बार दिखा देता हूं मैं, क्वेश्चन में पूछा था ऑब्टेन द परसेंटेज। क्या पूछा था, ऑब्टेन द परसेंटेज ऑफ डेज ऑफ अ मंथ। तो प्रोबेबिलिटी तो पता चल गया है, अब हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बोला था, पहले तो आप क्या काम करोगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख देना। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता मैं बता दे रहा हूं आपको क्या करना, पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देना। कॉपी पेस्ट क्या कर दोगे, परसेंटेज ऑफ डेज ड्यूरिंग अ सर्टेन मंथ वेयर द डेली सेल ऑफ पेट्रोल इज लेस देन 30,000। मतलब जो आपका क्वेश्चन है वही पूरा कॉपी पेस्ट कर देना। उसके बाद नीचे लिखोगे 0.1587। क्या लिखोगे, 0.1587। और परसेंटेज का मतलब यहां से 100 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 होता है। तो 0.1587 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 15.87। क्या हो जाएगा, 15.87। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। अब यहाँ पे मंथ ऑफ मे आ गया। हाउ मेनी डेज आर एक्सपेक्टेड सो दैट द सेल ऑफ पेट्रोल इज बिटवीन 32,000 लीटर टू 35,000। अब यहाँ पे देखो दो वैल्यूज है, बिटवीन है ना, 32 से 35 के बीच में। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे सबसे पहले वही काम करना है आपको कि यहाँ पे लिख देना कि 32,000 से लेके 35,000 के बीच में। तो इसको कैसे लिखोगे, तो इसको लिखेंगे 32,000 लेस देन एक्स
लेस देन इक्वल टू 35,000, यानी x की जो वैल्यू है वो 32 और 35 के बीच में है। मैंने क्या कहा कि x को हमें किस में कन्वर्ट करना है, z में। तो z का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को कन्वर्ट करेंगे, z1 को 32,000 माइनस 33,000 डिवाइडेड बाय 3,000। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा -1,000 डिवाइडेड बाय 3,000। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.33। कितना आएगा, 0.33, यानी फर्स्ट वाली की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगा 0.33, बट किस में होगा, माइनस में होगा। उसके बाद सेकंड वाले को सॉल्व करते हो तो सेम वही 35,000 माइनस 33,000 डिवाइडेड बाय 3,000, ये Z2 हो जाएगा। माइनस नहीं, माइनस नहीं, प्लस में होगा। 2,000 डिवाइडेड बाय 3,000। 2,000 डिवाइडेड बाय 3,000 को सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.67। कितना हो जाएगा, 0.67। बट ये किस में आएगा, ये प्लस में आएगा, राइट। अब z को अगर हम लोग कन्वर्ट करते, सॉरी x को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं z में, तो ये कन्वर्ट कैसे हो गया, -0.33 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0.67। क्लियर है, ये हो गया हमारा z में कन्वर्ट। फिर मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था एक बेल शेप कर्व ड्रॉ कर देना है और पूरा वैल्यू लिख देना, माइनस इनफाइनाइट, z इज इक्वल टू 0 और ये प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था वैल्यूज को कैसे लिखना होता है वो समझो। ये माइनस में है तो मतलब माइनस साइड, और ये प्लस में है मतलब प्लस साइड, यानी एक माइनस साइड ड्रॉ कर दो और एक प्लस साइड ड्रॉ कर दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिस्टेंस कितना है, क्योंकि यहाँ पे एक्जैक्टली हम लोग मेजरमेंट लेके ड्रॉ नहीं करते, इसलिए तुम अपने हिसाब से साइज को रख सकते हो। पर 0.33 है तो ये कम रखना, ये थोड़ा ज्यादा रखना, बस इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं। अब ये -0.33 से लेके 0.67 तक पूछा है, तो मतलब इसके बीच का पूछा है, राइट। और अभी मैंने कुछ पिछली वाली क्लास में मैंने समझाया था कि जब दोनों साइड यानी बोथ साइड होता तो हमें क्या करना होता, प्लस करना था। पर कैसे प्लस करना होता, मैंने कहा ना लेफ्ट हैंड साइड से लिखना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब यहां से लेके 0 तक, फिर यहां से लेके 0.067 तक। तो पहले स्टार्ट करते -0.33 लेस देन z लेस देन 0, ये पहला काम हो गया। फिर प्लस, फिर 0 से शुरू कर, 0 लेस देन z लेस देन 0.67, ये हो गया सेकंड। अभी क्या करना है, z की वैल्यू को देखना होता है। तो z की वैल्यू को कैसे देखोगे वो समझो। तो z की वैल्यू को देखने के लिए पहले हमें चलना पड़ेगा टेबल के ऊपर, मतलब टेबल पे। तो ये पहले क्या है, 0.33 है ना, तो अपने पास 0.33 नहीं, लेकिन अपने पास क्या है, 0.3 है। तो मैंने क्या बताया, 0.3 है मतलब 0.3 को 3 में चेक करना है। तो 0.3 को 3 में चेक करोगे तो कितना होगा, 0.1293। कितना हो जाएगा, 0.1293। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.1293 प्लस, अब ये 0.67 है तो चेक कर लो, 0.67 है तो 0.67 नहीं, लेकिन अपने पास 0.6 है। तो 0.6 को कहां पे चेक करना है, 7 में। तो चलो ऐसे चलते जाओ, चलते जाओ चलते जाओ, ये रहा आपका 7, यानी इसके नीचे, यानी 0.2486। कितना हो जाएगा, 0.2486। अभी क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है। तो जब दोनों को प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 0.3779। कितना हो जाएगा, 0.3779। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी। बट क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ डेज इन मंथ ऑफ मे, राइट। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा कॉपी पेस्ट कर देना जितना भी आपका क्वेश्चन लिखा रहता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे, एक्सपेक्ट मंथ ऑफ मे द सेल ऑफ पेट्रोल इज बिटवीन 32,000 लीटर टू 35,000, ऐसा लिख के अब वहां पे लिख देना द डेली सेल इज और द नंबर ऑफ डेज इज, राइट। तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, पूरा पहले क्वेश्चन को कॉपी कर देना, फिर नंबर ऑफ डेज। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी लिखना होता है 3779। अब बोलोगे सर उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज 100 से, नहीं। यहाँ पे मंथ ऑफ मे पूछा है ना, तो मे में आपको पता होगा कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय किससे कर देना है, 31 से कर देना है। तो 0.3779 मल्टीप्लाई बाय 31, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 0.3779 मल्टीप्लाई बाय 31, तो ये आ जाएगा 11.7149। कितना आ जाएगा, 11.7149। तो बेसिकली याद रखना है कि जब ये 0.5 से ज्यादा होगा और मोर देन 0.5, मैं यहाँ पे लिख देता हूं मोर देन 0.5, मोर देन 0.5, इसको एक कन्वर्ट कर देना होता है। तो 11.71 है, इसका मतलब कितने डेज हो जाएंगे, 12 डेज हो जाएंगे। तो याद रखना आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 12 डेज हो जाएगा। और ब्रैकेट में एक वर्ड यूज कर लेना और वो यूज करना अप्रोक्स।
इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपका जो आंसर है कहीं ना कहीं पॉइंट में आया था, इसलिए आपने इसको कन्वर्ट करके ऐसे ही लिखा हुआ है। क्लियर हुआ इतना? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व। एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने कहा था एक क्वेश्चन और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और वो है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपके जो बाकी के डाउट्स है वो भी कवर हो जाएंगे, जिसमें बेसिकली जब टेबल को उल्टा देखना था, नहीं, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले में। तो एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है और कैसा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रेडी करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इफ इफ नहीं है, 11 है, इलस्ट्रेशन नंबर 11। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 200 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड। ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ है? 200 students are selected from all the students of a school, and the marks obtained by them in an examination of 100 marks follows normal distribution. The mean marks of the distribution is 16 and its standard deviation is 100. तो ये पूरा जो क्वेश्चन है पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या लिखोगे वो मैं बता देता हूं। पहले तो n इज इक्वल टू कितना है? 200। कितने कितने स्टूडेंट सिलेक्ट किया हम लोगों ने? 200। और जो एग्जाम था वो 100 मार्क्स का था, तो साइड में रख दो। उसके बाद म्यू आपका जो था वो कितना था? 60 था। और आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन था वो कितना था? 8 था। राइट। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला, ये दोनों मैंने लिख दिया, यही दोनों मेन होता है। इसके बाद लिखा है इफ 70 और more marks are required for the special scholarship, then obtain the number of students। पूछा क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग स्पेशल स्कॉलरशिप। तो पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में बोला है अगर 70 से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको क्या मिलेगा? स्पेशल स्कॉलरशिप मिलेगा। स्कॉलरशिप के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 70 से ज्यादा, यानी 70 और मोर। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70। क्या बनेगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70। याद रखना है क्या बनेगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70। तो जब बनेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे। फिर मैंने क्या कहा था, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? z में कन्वर्ट करना होता है। तो यहां पे मैं लिखता हूं z का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। और x की वैल्यू कितनी है? 70, इसकी वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाय 8। 70 माइनस 60 करोगे तो होगा 10 डिवाइडेड बाय 8। अब 10 डिवाइडेड बाय 8 को सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1.25। कितना आएगा? 1.25। तो यानी z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.25। क्या हो जाएगा? z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.25। अब उसके बाद हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है। पर मैंने क्या कहा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, परसेंटेज, नंबर ऑफ डेज, ऐसा कुछ भी फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना होगा? प्रोबेबिलिटी। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले क्या करना है? एक बेल शेप कर्व ड्रॉ कर लेना है। अब यहां पे ग्रेटर देन लिखा है, तो ध्यान से सुनना, मैं आपको हिंट देते जाता हूं। क्वेश्चन में जब भी क्या लिखा होगा? ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन लिखा, मैंने बोला था किस साइड जाना है? प्लस की साइड जाना है। एक बात तो कंफर्म हो गया। दूसरी बात मैंने बोला था कि ये चेक करो जाना कहां से, तो जाना भी कहां से? +125 से जाना। कैसे पता चला +125? क्योंकि जो z की वैल्यू वो प्लस में है, तो इसका मतलब ये हुआ, कैसे लिखोगे? देखो, माइनस इनफाइनाइट z इज इक्वल टू 0 प्लस इनफाइनाइट। अब उसके बाद हमें जाना कहां से? तो जाना है हम लोगों को प्लस साइड से, यानी यहां पे कहीं 1.25 होगा। और 1.25 से जाना कहां है? प्लस की तरफ, क्योंकि ग्रेटर देन बोला ना, तो ग्रेटर देन का मतलब प्लस की तरफ ही भागना है। और प्लस कितना? इस साइड ही है अपना। तो कितना भागना है वो नहीं पता, लेकिन हमें भागना किधर है? प्लस की साइड भागना है। क्लियर हुआ इतना? तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग जो है, यानी जो ग्राफ है वो बन जाएगा। ग्राफ बनने के बाद मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था ग्राफ बनने के बाद अगर वन साइड बनता है तो क्या करोगे? मैंने कहा था अगर वन साइड बनेगा तो माइनस करना है, टू साइड बनेगा तो क्या करना है? प्लस करना है। तो ये वन साइड है या टू साइड है? तो ये वन साइड है। तो वन साइड के लिए मैंने रूल क्या बताया था? मैंने बोला था ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करना था। क्या बोला था मैंने? ग्रेटर वैल्यू मतलब जो बड़ी वैल्यू। तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक ये ग्रेटर वैल्यू है, तो कैसे लिखोगे? 0 लेस देन z लेस देन इनफाइनाइट, फिर माइनस स्मॉलर वैल्यू। स्मॉलर वैल्यू मतलब 0 से लेके 1.5 तक, 1.25 तक। 0 लेस देन z लेस देन 1.25, यानी बड़ी वैल्यू में से अगर मैं ये छोटी वैल्यू को माइनस करता हूं तो ऑटोमेटिक मुझे पता चल जाएगा कि यहां से लेके यहां तक का आंसर क्या होगा। समझ में आया? तो 0 से लेके इनफाइनाइट का जो आंसर होता है वो होता है 0.5। और इसका जो सॉल्यूशन होगा यानी 1.25 का, तो चल के देख लेते हैं एक बार 1.25 का। पेज नंबर 216। तो 1.25 वाला मैंने अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन भी किया था कि अगर मान लो 1.25 आ गया तो कैसे करोगे, और लकीली आ भी गया। तो देखो 1.2 ये रहा, 5 तो है नहीं लेकिन 1.2 है, तो मैंने क्या बोला? 1.2 के 5 में जाना। कहां पे जाओगे? 1.2 के 5 में। तो 1.2 का 5 ये रहा, 0.3944। क्या है? 0.3944। तो यहां लिखेंगे 0.3944।
राइट, 0.3944। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.1056। कितना आ जाएगा, 0.1056। ये डन आपका। अब क्वेश्चन में जो है क्या पूछा था वो कॉपी पेस्ट कर देना। क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैं एक बार वापस क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग स्कॉलरशिप आर, और हु आर गेटिंग स्पेशल स्कॉलरशिप आर, यानी जैसे भी आपको लिखना है या तो पूरा क्वेश्चन कॉपी कर देना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग स्कॉलरशिप और हु आर स्कोरिंग मोर देन 70 मार्क्स, ऐसा करके जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो, चाहे 70 मार्क्स लिखो चाहे स्कॉलरशिप लिखो, दोनों का मतलब सेम होगा। तो कैसे लिखना, मैंने क्या बताया, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी लिख देना, ठीक है, पहले वो सेंटेंस लिख देना, फिर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1056, राइट। अब उसके बाद मल्टीप्लीकेशन किससे करना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर, तो मल्टीप्लाई भी किससे करोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, और अपने पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, अपने पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 200, तो 0.1056 मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 21.12। कितना आएगा, 21.12। एक बार चेक कर लो, 0.156 मल्टीप्लाई बाय 200। हाँ, तो अब ये देखो 0.5 से कम है, तो मैंने कहा था 0.5 से ज्यादा होगा तो एक ऐड कर देना, और 0.5 से कम होगा तो वो माइनस कर देना, यानी ये हो जाएगा 21 स्टूडेंट्स, और वो भी अप्रोक्स लिख सकते हो क्योंकि पॉइंट में आंसर है ना, तो अप्रोक्स। क्लियर हुआ इतना, तो ये हो गया आपका लेस देन वाला। आई होप कि आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि लेस देन और ग्रेटर देन और बिटवीन, तीन टॉपिक मैंने बता दिया। अब चौथा टॉपिक है जब उल्टा देखना होता है, टेबल में अपोजिट देखना होता है। तो जब टेबल में अपोजिट देखना होता है तो देखो कैसे सॉल्व करोगे वो समझो। सबसे पहले लिखा है ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स, आपको मिनिमम मार्क्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। ये क्वेश्चन समझ लो कि आपको अगर आ गया तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक आता तो आप आसानी से कर लोगे। सबसे पहले ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स ऑफ 10% ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स। इसका मतलब क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले वो समझो। सवाल में बोला है ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स, मिनिमम का मतलब जो सबसे कम मार्क्स है वो फाइंड करना है, पर किसका फाइंड करना है वो समझना। ऑफ 10% स्टूडेंट्स गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स, यानी जिनका सबसे अच्छा रिजल्ट है, उनमें भी मिनिमम किसका है वो बताना है। समझ में आया कि नहीं, यानी देखो इसको कैसे लिखेंगे, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो तुम्हारे स्कूल के टॉप 10 स्टूडेंट्स को कलेक्ट किया गया, आई मीन सिलेक्ट किया गया टॉप 10 स्टूडेंट्स को, राइट। अब टॉप 10 स्टूडेंट्स में भी सबसे जो मिनिमम मार्क्स है वो कितना है, मतलब ऐसे बोलोगे ना यार कि अच्छा फर्स्ट रैंक वाले का कितने मार्क्स, अच्छा 95% है, अच्छा सेकंड वाले का, थर्ड वाले का, फोर्थ वाले का, फिफ्थ वाले का, इस तरह से टॉप 10 में जो लास्ट नंबर पे 10 नंबर पे उसके कितने मार्क्स है, तो बोले जा रहा है उसके भी 85% है या 85 मार्क्स है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टॉप 10 में यानी जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है उसमें भी जो मिनिमम मार्क्स है वो कितना 85 है। तो यहां पर भी यही बोला है कि ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स का मतलब ये हुआ कि बाकी सारे स्टूडेंट्स के 85 से ज्यादा ही होंगे ना। इसका मतलब जो क्वेश्चन होगा वो कैसे बन जाएगा, x इज ग्रेटर देन x1। मिनिमम मार्क्स तो दिया ही नहीं है, लेकिन हमें ये बात पता है कि x1 से तो सबका ज्यादा ही होगा, यानी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी जो आंसर्स होगी या उनके जो मार्क्स होंगे वो x1 से ज्यादा ही होगा। और ऐसे में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, टोटल 10% स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे देखो लिखा है क्लियरली 10% स्टूडेंट्स हैं। तो 10% को हम कैसे डिनोट करेंगे वो समझो। 10 को डिनोट करें 10 डिवाइडेड बाई 100, इसका मतलब ये हो जाएगा 0.1। तो यहां पे लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 0.1। समझ में आया कि नहीं, मेन क्या ये क्वेश्चन को समझना। ये क्वेश्चन को समझ गए तो बाकी सारा आपका काम हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन को नहीं समझ में आया तो एक बार इसको रिवाइज करके देख लेना, क्योंकि मैं सोचा था मैं आगे बढ़ जाता हूं, नहीं आता मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पहले लिख लो। मिनिमम का मतलब क्या था वो समझो, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, और आपको मैक्सिमम में भी मिनिमम फाइंड आउट करना है तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको ड्रॉ कैसे करोगे, ये इस ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना जो ड्रॉ करने का होता है ना वही मेन खेल होता है, वो समझना। अब ड्रॉ कैसे करोगे वो देखो, ऐसे, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा था, मैंने ये बोला था क्वेश्चन में देखो क्या है, तो क्वेश्चन में है ग्रेटर देन। क्वेश्चन में क्या है, ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन का मतलब कौन सी साइड जाना है, प्लस की साइड जाना है। और क्वेश्चन है सर कहां से जाना है, तो मैंने बताया था इसके लिए कि आपको प्लस की तरफ जाना है, लेकिन कहां से जाना है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा जो वैल्यू दिया होगा वो।
तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पे तो वैल्यू ही फाइंड आउट करना है ना। अगर मैं इसको जेड में भी कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ, जेड इज ग्रेटर देन Z1, और आपका जो आंसर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 0.1। तो क्वेश्चन ये होता है सर, एक बात तो आपने बता दिया कि प्लस की तरफ जाना है, पर सर हम जाएंगे कहां से, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये वैल्यू ही गायब है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा आंसर, ये होता है आपका आंसर। मतलब ये है कि ये ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी दे दिया है। सिंपल में कहूं तो ऑलरेडी क्या है, सॉल्यूशन दे दिया है। तो इसको कैसे करोगे, तो सॉल्यूशन के बेस पे हम ड्राइंग डिसाइड करते हैं। सॉल्यूशन के बेस का मतलब यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे क्या है 0.1। अब एक बात ध्यान रखना, एक साइड की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.5, दूसरे साइड की वैल्यू होती है 0.5। अगर कभी भी तुम दोनों साइड को ऐड करते हो तो कभी भी क्या पॉसिबल है कि 0.1 चांसेस है। एक एग्जांपल के तौर पे गलती से भी गलती ले लो, अगर मैं इसको, अगर मान लो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, मैं मान लेता हूं यहां पे होगा, तो और ग्रेटर देन मतलब किधर जाना है, प्लस की तरफ जाना है, और प्लस की तरफ जाने का मतलब कुछ ऐसे बनेगा। और जब ये ऐसे बनेगा तो इधर का तो अकेले ही 0.5 होता है, क्योंकि दोनों साइड बनने का मतलब होता है वैल्यू को प्लस करना, और जब ये अकेला ही 0.5 है तो कहां से 0.1 होगा। मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है ये चांसेस ही नहीं है, राइट। तो दूसरा रास्ता क्या है, ये देखना कि 0.1 है, तो 0.1 मतलब 0.5 से कम है, और जब एक साइड होगा तभी 0.5 से 1 पॉसिबल होगा। और इसका जो आंसर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.1। और यहाँ पे आपका Z1, ये है यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे है प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ पे Z इज इक्वल टू 0। अब पूरा खेल वही वापस आ गया, कौन सा वाला खेल, ये कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करो। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो बड़ी वैल्यू 0 लेस देन Z लेस देन इनफाइनाइट, छोटी वैल्यू मतलब 0 से लेके Z1 तक। तो -0 लेस देन Z1, पर Z1 तो पता ही नहीं, लेकिन अपने को एक बात पता है कि आंसर कितना 0.1, राइट। इसके बाद अगर देखोगे तो इसका वैल्यू हम लोग को पता है कि कितना होता है, 0.5 होता है। और ये -0 लेस देन Z लेस देन इक्वल टू Z1, ये हो गया आपका। और ये आंसर कितना होगा 0.1। अब ये इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 0 लेस देन Z लेस देन Z1 इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 0.4। इट मींस कि जो आपका आंसर आया है वो कितना 0.4 आया है, पर अभी भी आंसर फुल एंड फाइनल नहीं है। इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.4। तो क्या हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना था, बिल्कुल नहीं, हमें फाइंड आउट करना है मार्क्स। तो उसके लिए पहले आपको चाहिए होगा Z। ये तो अभी भी प्रोबेबिलिटी है, बोलोगे सर कैसे पता चला अभी भी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये भी प्रोबेबिलिटी, तो सॉल्यूशन भी तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ही होगा ना। इट मींस कि अभी भी फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। तो इसको कैसे करोगे वो समझो। एक बात तो पता चल गया कि हमारा जो आंसर है वो 0.4 के आसपास होगा। अब चेक करना होगा कि 0.4 कहां आता है, तो कैसे चेक करोगे वो समझो। मैंने कहा ना कि ये आंसर है, और आंसर का मतलब क्या होता है, आंसर का मतलब होता है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, आंसर का मतलब ये होता है, दिख रहा है कि नहीं, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब अगर हमें ये ऑलरेडी दिया हुआ है तो कैसे चेक करोगे, तो पहले दिमाग में रखो कि क्या दिया है, 0.4 दिया है, क्या दिया है 0.4। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.4। तो क्वेश्चन में ढूंढोगे क्या यहाँ पे कहीं 0.4 है, तो जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे 3944 था, 3962, 3987, 3997 एंड 4015। तो यहाँ पे 39917 और यहाँ पे 0.4015, पर कहीं पे भी 0.4 नहीं है। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है कि कहीं पे भी हमारा वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट नहीं मिलता है, तो जिसके बीच में उसको लिख लेना होगा। मतलब कि 1.2 से स्टार्ट है और ये 1.8 पे है, और ये 1.2 से स्टार्ट है और ये 9 पे है, तो उसको कैसे लिखोगे वो समझो। यहाँ पे थोड़ा सा थियरी आपको लिख देना होगा। क्या लिखना होगा, बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल वी फाइंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ जेड इज, यहाँ पे होगा बिटवीन द 0 पॉइंट, कैसे लिखोगे देखो, 3997 एंड 0.4015, और वी कैन से z is equal to 1.28 and 1.29 बिटवीन दिस। लेकिन अब दो वैल्यूज को लेके तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें क्या फाइंड करना होगा, एवरेज। क्या फाइंड आउट करना होगा, एवरेज। तो कैसे एवरेज फाइंड होगा, 1.28 प्लस 1.29, तो उसको सॉल्व करोगे 1.28 1.29, तो ये हो जाएगा 1.285, ये आ गया आपका z। और अब ये भी कंफर्म नहीं है, सुनना भी, हमें क्या करना होता है, फाइंड कर दिया हमने ले इतना, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो देखोगे कैसे होता है, अभी ध्यान से सुनना इसको। सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से प्रॉब्लम हो गया था, वापस रिकनेक्ट हो गया, अभी सुनना।
देखो मेन क्या है, सबसे पहला काम होगा आपको जेड की जो वैल्यूज होती है वो लिख लेना। दूसरा काम होगा जेड की जो जेड है वो लिख लेना। उसके बाद पहले जेड का एवरेज निकाल लो, तो जेड का एवरेज निकाला तो ये मिल गया। अभी वैल्यूज का भी एवरेज निकाल लो, क्यों निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्या करो, प्लस करो 0.3997 प्लस 0.4015, कितना आ रहा है वो 8012 डिवाइडेड बाई 2 करो तो आ रहा है 0.4006, राइट। ये आपका एवरेज आ रहा है और इसका एवरेज ये आ रहा है। अब होता क्या है कि जब आपके पास ये पूरी वैल्यू मिल जाती है तो हमें चेक करना होता है कि कौन सा वैल्यू को हम डिसाइड करें। तो एक बात याद रखना, जो सबसे करीब होगा किसके, 0.4 के जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू होगा, याद रखना 0.4 के सबसे नियरेस्ट वैल्यू वो अपना आंसर होगा। अब बोलोगे सर सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सा है, तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए तीनों को चेक करो। ये है 3997, 4 से जो है 0.4 से सिर्फ 3 कम है। 0.4006, 4 से 6 ज्यादा है। 0.4015, ये 4 से 15 ज्यादा है। इसका मतलब हुआ सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सा होगा, ये वाला होगा। यानी अपना जो नियरेस्ट वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3997, और 3997 का जो टेबल वैल्यू है वो है आपका ये वाला, सॉरी ये तो कट कर दिया मैंने, वो है आपका 1.2 से लेके 1.8 तक, मतलब कि 1.28 तक, यहां पे सबसे नियरेस्ट वैल्यू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि टेबल में चेक करने पर क्या फाइंड किया कि नियरेस्ट वैल्यू जो है वो है 3997। सो इट मीन z इज इक्वल टू 1.28। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.28। क्लियर है इतना, ये बात याद रखना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो z की वैल्यू मिल गई है। अब अगला काम क्या होगा, मार्क्स फाइंड आउट करना है। तो मार्क्स कैसे फाइंड करोगे, तो z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। z की वैल्यू 1.28 इज इक्वल टू एक्स का पता नहीं, म्यू की वैल्यू है 60 और डिवाइडेड बाय 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो एक्स माइनस 60 और 1.28 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10.24 हो जाएगा। अब ये इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 10.24 प्लस 60। तो 60 प्लस 10 कितना होगा, 70। तो 70.24, इट मींस कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70.24, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने थोड़ी जल्दबाजी भी कर दिया है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि जो 4 डाउट थे वो 4 के चारों डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाए। एक लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन और उल्टा, आई मीन जो टेबल चेक करके करना होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो मुझे रिस्पॉन्स जरूर दे देना कि एटलीस्ट मुझे ऐसा फील हो कि हाँ मैंने जो मेहनत की है वो कहते हैं ना सफल हो गया है। और जो भी जैसा भी होगा मुझसे एक बार शाम को जरूर बता देना कि कैसा है, कैसा सिचुएशन है, और पॉजिटिव होके जाना घर से। ठीक है, तो फिलहाल एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आपका पेपर जो है वो सबसे अच्छा जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।